नमस्कार। दिन भर की हर खबरों का अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर्स। अफगानिस्तान में खराब होती स्थिति के बीच लाखों की संख्या में लोग देश छोड़कर भागने के लिए आतुर है और काबुल एयरपोर्ट पर चारों तरफ अफरा तफरी की तस्वीर सामने आ रही है। इस दौरान कई हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। दरअसल प्लेन में जगह नहीं होने के बावजूद भी लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं, तो कुछ लोग प्लेन की बॉडी पर लटककर यात्रा करते नजर आए और इसी दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल प्लेन पर लटकने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में लगातार बदतर होते हालात के बीच हजारों की संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने के लिए आतुर हैं। सोमवार सुबह काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। दरअसल सोमवार को हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक लोग प्लेन की बॉडी पर लटक कर यात्रा कर रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि देश छोड़ने के लिए ये लोग मिलिट्री प्लेन के टायरों के बीच में खड़े हो गए थे। काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, ये लोग एक एक करके नीचे गिरे। शहर के लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हुई है। वहीं इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की भी खबर है, जिसमें कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। फिलहाल इन घटनाओं के बाद काबुल से कमर्शियल उड़ानों को फिलहाल रोक दिया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा होने के बाद अब वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रहे हैं। भारत की तरफ से भी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दिया कि वो जल्द से जल्द वहाँ फंसे भारतीयों को निकालेंगे और एयर इंडिया के 2 विशेष विमानों को स्टैंड बाय पे किया गया है और जल्द ही भारतीयों को वहाँ से वापस एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। भारत सरकार की तरफ से विमान भेजा गया है और लोगों को वापस भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के कई अधिकारी और लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से विमान भेजा गया है वापस लोगों को लाने के लिए। शांति के दावों और डर के माहौल के बीच अफगानिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बदलते समीकरण भारत में भी राजनीति का कारण बन रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने भारतीय राजदूतों और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगा दी है। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि सरकार की अफगानिस्तान के साथ भविष्य की रणनीति क्या रहने वाली है। कांग्रेस ने अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता जाहिर की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रहस्यमय चुप्पी तोड़कर देश को यह बताना चाहिए कि अफगानिस्तान को लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति है और वहां से भारतीय राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी की योजना क्या है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से एक परिपक्व राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम पर साथ खड़ी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। वहीं भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को उनका फेवरेट चूरमा और पीवी सिंधु को आइसक्रीम की पार्टी दी। तो वहीं 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम ने मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट में दी। इस बार का टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल हासिल किए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खास बातचीत की। इस मौके पर मोदी ने खिलाड़ियों की बातचीत की और फिर सभी के साथ ब्रेकफास्ट किया। ओलंपिक 2020 में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को उनके फेवरेट चूरमा और
पीवी सिंधु को प्रधानमंत्री ने आइसक्रीम की पार्टी दी। तो वहीं 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट की। इस बार का ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा और देश ने पहली बार 7 मेडल अपने नाम किए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित अटल समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बता दें कि 16 अगस्त 2018 को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी उम्र के बाद निधन हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजधानी दिल्ली स्थित सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के नेताओं ने पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पूर्व पीएम वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि हम उनके शानदार व्यक्तित्व, उनके सहृदय स्वभाव, उनके हाजिर जवाबी और हास्य के अंदाज को याद करते हैं। हम राष्ट्रीय प्रगति में उनकी भूमिका को याद करते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान जयराम सदन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस कार्यक्रम का सफल मंच संचालन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुधीर दीवान ने किया, जबकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पूर्व सदस्य व वर्तमान में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए उनके साथ बिताए पलों को अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए पार्टी देश पहले स्थान पर था, पार्टी दूसरे स्थान पर थी, जबकि व्यक्ति तीसरे स्थान पर था। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी द्वारा किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि 17 अगस्त को भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की यात्रा महेंद्रगढ़ जिले में पहुंच रही है। महेंद्रगढ़ जिले में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ताजपोशी के बाद दक्षिण हरियाणा की सियासत कहीं ना कहीं गरमाने लगी है। हालांकि राविंद्रजीत सिंह को भी मजे हुए कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में अब देखने वाली बात जरूर होगी कि भूपेंद्र यादव की ताजपोशी के बाद या यूं कहें जन आशीर्वाद यात्रा के इस समारोह के बाद राविंद्रजीत सिंह की क्या कुछ भूमिका रहती है, उनके द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कुछ रिप्लाई दिया जाता है। पेगासस जासूसी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेगासस जासूसी मामले में समिति गठित की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बनाते हुए सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन वहीं केंद्र सरकार ने यह कहा है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच अब विशेषज्ञों के समूह द्वारा की जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही सरकार ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा पेगासस जासूसी मामले में आरोपों की जांच एक विशेषज्ञों के द्वारा की जाएगी। देश भर में सावन के पावन महीने का चौथा सोमवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि सभी छोटे बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिली, जहां शिव भक्त शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और फल फूल चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, तो वहीं मनोकामना पूर्ण होने का भी वरदान मांगा।
तो देश भर में सावन के पावन महीने का चौथा सोमवार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सभी छोटे बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिली, जहां भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध जल बेलपत्र से लेकर फल फूल तक चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया गया, तो वहीं मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान मांगा गया। हम आपको सुदामा देव की इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है वो बता रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये मेरे ठीक इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये गौरी कुंड है। ये वही गौरी कुंड है जहाँ मानतलाई से यहाँ पर जो पार्वती माता है वो आती थी और यहाँ पे वो स्नान करती थी। ये कुंड से आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल रहा है और यहीं से माता पार्वती स्नान करने के बाद जो है अपने उस स्थान पे जाया करती थी और शिव भगवान की पूजा जो है वो करती थी। मैं आपको बता दूँ ये गौरी कुंड है, यहाँ पे तरह तरह के लोगों की महानताएं हैं। इसके ऊपर ठीक यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये गौरी माता का कुंड है, क्योंकि ये कुंड है, इस कुंड में से जल की धारा निकलती है और जल की धारा ये ज़मीन से निकलती है। तो यहाँ पर बताते हैं कि पार्वती माता जो है वो स्नान करती थी। स्नान करने के बाद वो सुदामा देव में जाया करती थी और वहाँ पर शिव भगवान की पूजा अर्चना करती थी। शिव भगवान की पूजा करना माता पार्वती इसलिए करती थी कि वो अपने शिव को जो है अपना पति मानती थी, इसलिए पार्वती यहीं पर इस स्नान करने के बाद सुदामा देव में पूजा अर्चना करती थी। और वहीं पर जब पार्वती माता की पूजा को देखने के बाद राक्षस ने सोचा कि भगवान शिव कहीं पार्वती को वरदान ना दे दें, तो राक्षस ने उनको मारने की, डराने की कोशिश की और वहाँ पर शिव भगवान जो है उत्पन्न हुए और शिव ने उस राक्षस का वध किया और उसके बाद उसी त्रिशूल को वहाँ पर गाड़ दिया। ये पूरा इतिहास है सुदामा देव का, जो गौरी कुंड और मानतलाई के साथ जुड़ा हुआ है। सुदामा देव में 3 स्थान हैं, जिन 3 स्थानों के लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर मन की मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें माता पार्वती और बाबा भोले पूरी करते हैं। यह पुंडरीक 11 रुद्रिक मंदिर है और काफ़ी प्राचीन है। काफ़ी संख्या में यहाँ सोमवार के दिन तो आते ही हैं, वर्ष में 2 बार मेला भी लगता है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आकर जल चढ़ाते हैं। प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ इसकी काफ़ी मान्यता है और लोग जब जल चढ़ाते हैं तो अपनी मन वांछित फल भी पाते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु जल चढ़ाने में लगे हैं। सुबह लाइनें लगी हुई थी, आपने देखा होगा कि लाइनें किस प्रकार लगी हैं। यहाँ हर श्रद्धालु अपने मन वांछित फल पाता है। सावन के चौथे सोमवार आज हम पहुंचे हैं ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव अम्बोटा में, जहां पर प्राचीन शिव मंदिर है। द्रोण मंदिर के नाम से भी ये विख्यात है और पूरे उत्तर भारत से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता, सावन का महीना हो चाहे शिवरात्रि का पर्व हो, तो यहाँ देखने को हर समय मिलता है। पर लेकिन इस मंदिर की खासियत क्या है, भव्यता क्या है, उससे भी आपको अवगत करवाते हैं। ये मंदिर जो है 6000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है और यहाँ पर बाल अवस्था से जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। द्रोण ऋषि ने यहाँ पर जो है, द्रोणाचार्य ने जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और उसके उपरांत यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी जो है बैसाखी के एक शनिवार छोड़कर दूसरे शनिवार जो है वो किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 कुएं हैं, 4 शमशान घाट हैं और घना जंगल है। घना जंगल जो है उसमें काफ़ी तरह के जानवर भी है, पर लेकिन वो मानव को या मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते। पर लेकिन ये भी सुनने में आया है कि इस जंगल की लकड़ी जो है वो विशेष तौर पर किसी अंतिम संस्कार के लिए जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। इस जंगल की लकड़ी को लोग घरों में किसी भी कार्य के लिए प्रयोग नहीं करते हैं और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लगभग पांडवों के समय का मंदिर ये बताया जा रहा है। 6000 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये इस मंदिर को लोग शिव बाड़ी के नाम से भी जो है वो लोग जानते हैं और श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहता है। कोविड के कारण यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं की ज़्यादा आवाजाही नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग रोज की तरह यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज सोनीपत में इंटीग्रेटेड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट
का उद्घाटन ऑनलाइन द्वारा किया गया है और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह प्लांट जो है सोनीपत के आम जन जो है सोनीपत, पानीपत, गनौर समेत काफ़ी लोगों को इसका लाभ जो है वो पहुंचने वाला है। करीबन 200 करोड़ रुपए के निवेश से इसका जो है काम किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रतिदिन 70 लाख टन कचरे का जो है ये एजेंसी जो है वो संग्रह करेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो करीबन 750 टन ठोस कचरे का निपटान कार्य यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि जो एजेंसी द्वारा कूड़ा इकट्ठा करने से लेकर ढुलाई, निर्माण और परिचालन समेत जो है खाद तैयार करने तक का सारा कार्य जो है एजेंसी द्वारा किया जाएगा। और यह प्रोजेक्ट जो है लंबे समय से चल रहा था, लेकिन करीबन 4 साल में जाकर यह प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और लोगों को यहाँ पर काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है। जहाँ मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में सोनीपत के विधायक और राय विधायक, इसके अतिरिक्त सांसद रमेश कौशिक समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। देश में इस वक्त किसान आंदोलन चरम पर है और ऐसे में प्रदेश के किसानों को अपना भाई बताते हुए और दुश्मन ना बताते हुए हरियाणा के नवनियुक्त डीजीपी पीके अग्रवाल ने आज अपना कार्यभार संभाला। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित आज हरियाणा पुलिस मुख्यालय में उन्होंने पदभार संभालते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। खास तौर पर उन्होंने प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले अपराध के तरीके पुराने होते थे और अब लोगों के फोन में, स्मार्टफोन में इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में अपराध की तकनीक भी नई हो गई है। लेकिन इसको भी हम बड़ी चुनौती मानते हुए इसके लिए अपने पुलिस बल को अच्छे से ट्रेन करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। ये आज उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन में चल रहे उहापोह के बीच उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रजातंत्र में किसानों को विरोध का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन की मदद से हथियार और बम भेजने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते कल देर रात अमृतसर के सरहदी क्षेत्र घरिंडा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों व्यक्तियों के पास से 2 जिंदा ग्रेनेड, 4 मैगजीन, 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से अमृतसर की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे इलाके की जो है सरहदी क्षेत्र के जितने भी गांव पड़ते हैं उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि पता लग पाए कि आखिरकार ये लोग ग्रेनेड को कहां से लाए थे, किस तरह से पाकिस्तान से यहां पर भारत की तरफ से ये ग्रेनेड पाए गए और उसके बाद ये लोग जो है ग्रेनेड को अमृतसर की तरफ ले जाते हुए दिखाई दिए जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया गया। आए दिन ही अमृतसर में लगातार ग्रेनेड की वारदात सामने आ रही थी, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट और एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज ये 2 ग्रेनेड पाए जाने के बाद पुलिस के मुताबिक ये कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से ये लोग अमृतसर की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान इन्हें धर दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये लोग लगातार ही आसपास के इलाकों में रहने वाले हैं और ये पकड़े गए दोनों ही व्यक्ति अमृतसर से संबंधित है, जिसके चलते अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरह से और कब से ये लोग पाकिस्तान से जो लिंक बनाकर वहां से हथियारों की तस्करी, बॉम्ब जो है मंगवाने का काम कर रहे थे, जिसके चलते अब पुलिस डिपार्टमेंट लगातार बारीकी के साथ जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि किस तरह से साथ ये जांच का दायरा आगे बढ़ता है और जितने भी ये सरहदी इलाकों में इस तरह की तस्करी के मामलों को जितने अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं उनको किस तरह से रोका जाएगा। HP गैस गोदाम के नज़दीक ये वो छोटी बस्ती है जहां पर एक नाली को लेकर के 2 परिवारों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ, मार पिटाई हुई, कुछ को चोटें भी लगी हैं। अगर एक परिवार की हम बात करें तो एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन जिस पर आरोप लगा है उस लड़के ने साफ तौर पर मना किया है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। एक ये घर है जहां इनसे झगड़ा हुआ, दूसरा घर मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये 2 परिवार हैं जिनके आपस में झगड़े हुए। हालांकि ये मामला पूरा पुलिस के पास जा चुका है। पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर 2 परिवारों में से गलती किसकी रही।
इस वक्त हम हैं गांव जठेड़ी और जठेड़ी गांव का ये जो मेरे पीछे जो जोड़ दिखाई दे रहा है इसमें एक नौजवान युवक का डूबा हुआ बताया जा रहा है और गांव के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि इसमें युवक जो है वो डूबा हुआ है और पुलिस प्रशासन की तरफ से टीमें लगा दी गई हैं, तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो सिर्फ देखा गया था, लेकिन अभी जो पुलिस की जो जाँच है वो अब अधर में है और पुलिस ने कहा कि अभी वो जो जोहड़ में है इसकी यहाँ पर तलाश है और टीम गठित कर दी गई है। बाहर भी तलाश जारी है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी कि इसमें युवक का शव है या नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से तलाश जारी है। और जो नौजवान युवक था जो इसमें जिसने अड़ोसी पड़ोसी ने देखकर बताया था कि इसमें एक नौजवान युवक जो है वो डूबा हुआ है, पुलिस की तरफ से टीम गठित कर दी गई है, उसकी तलाश जारी है। आंदोलन को मजबूती देने के लिए चरखी दादरी से किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस किसानों के जत्थे को फोगाट खाप प्रधान बलवंत व सांगवान खाप के सचिव नरसिंह डिप्पी ने हरी झंडी दिखा टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर 29 जुलाई को एक सर्व खाप महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्व समिति से फैसला लिया गया था कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों का एक जत्था चरखी दादरी से दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होगा। इसी कड़ी में आज किसानों का एक जत्था दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि चरखी दादरी में मुख्यतः 3 खापें हैं, शोराण, फोगाट व सांगवान खाप। किसान आंदोलन में तीनों ही खाप बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं और लगातार किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यमुनानगर में देवदर बेलगढ़ रोड पर दिखा कई फुट लंबा अजगर और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं इसमें कई फुट लंबा अजगर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देवदर बेलगढ़ रोड की है, जहां रात के अंधेरे में कुछ राहगीर जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने बीच रास्ते में कई फुट लंबा अजगर देखा और अपने वाहन वहीं पर रोक लिए। और जब तक जो है अजगर वहां से झाड़ियों से होते हुए जंगल में नहीं चला गया तब तक वो लोग वहां पर रुके रहे। वहीं अजगर भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से झाड़ियों में चला गया, लेकिन कुछ राहगीरों ने हिम्मत जुटाते हुए वहां पर इस अजगर का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और देवदर बेलगढ़ रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें हम मौजूद हैं शिमला बिलासपुर सड़क मार्ग पर सगीठी के पास, जहां पर सुबह 10 बजे से सड़कों के बीचों बीच एक ट्राला खराब हो गया है। बिलासपुर प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही सामने इसमें नजर आ रही है, क्योंकि 6 घंटे यहां पर बीत चुके हैं और इस गाड़ी को अभी तक सड़क से साइड नहीं किया गया है। तो चलिए, जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।